मैं भारत के पीएम सीरीज के 14वें और फाइनल एपिसोड में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के सभी वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 9 जून 2013 की घटना है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। तब के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सबसे आखिरी में भाषण देने आए। 25 मिनट तक राजनाथ ने सामान्य चुनावी बातें की और पार्टी नेताओं के बड़े दिल की तारीफ की। भाषण के आखिरी में राजनाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी एक अलग से कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी और मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। राजनाथ के भाषण का वीडियो दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो थी ही, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी और पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे कर्ता धर्ता मोदी बन गए। राजनाथ सिंह की ये घोषणा नरेंद्र मोदी के भारत का पीएम और प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस तैयारी को काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। गुजरात से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक वनवास, बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल तब शुरू हुआ जब 1987 में संघ ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का बहुत ही दबदबा था। 1995 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई सीएम बन गए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में थे। सितंबर 1995 में सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए और इधर वाघेला ने 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मसला हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोबल चलता रहा। केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वाघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। वाघेला समर्थन विधायकों को मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1995 में 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला सके। आखिरकार 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात और विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने और केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई थी। उनका प्रशासन आपदा प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम रहा। संघ केशुभाई के काम से बहुत ही खुश नहीं था। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात का रास्ता बना रहे थे। वो अक्सर संघ के हेडक्वार्टर केशव कुंज में देखे जाते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना धीरे धीरे शुरू किया है। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली में कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें भी करने को कहा था। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने स्मरण में ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र किया है। मेहता के मुताबिक, मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी मेरे ऑफिस में आए। वह कुछ कागज लाए थे जिनसे साबित होता था कि गुजरात के सीएम केशुभाई कुछ गलत कर रहे हैं। मोदी की ये कोशिशें रंग लाई और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला किया। अब सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस अटल और अडवाणी से रिश्ते काम आए। अटल बोले, पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, दिल्ली छोड़कर गुजरात जाइए। और 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई और केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया।
इसका भी किस्सा इंटरेस्टिंग है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बताया, मुझे पीएम वाजपेयी ने बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाबी खाना खा खा कर आप मोटे हो गए हैं, आपको वजन कम करना चाहिए, यहाँ से जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा गुजरात जाइए, वहाँ आपको काम करना है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अटल जी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान चली गई। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए थे ये चुनाव। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड 127 सीटें ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। नरेंद्र मोदी ने खुद को गुजरात से बाहर भी प्रोजेक्ट टेंशन करना शुरू किया। बतौर सीएम अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी। उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इस रैली के जरिए ही सामने आए थे। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉड्यूल को चर्चा में ला दिया था पूरे देश में। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक वाली एक कवर स्टोरी छपी थी। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी एक किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं, मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रमण रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉरपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया। इसके बाद बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसी धार्मिक हस्तियों को अपने फेवर में कर लिया। ये वो वक्त था जब मोदी ने गुजरात का इस्तेमाल केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले करने के लिए करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बयान दे रहे थे। आडवाणी की नाराजगी के बावजूद 2014 में मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया था। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से उस टाइम इस्तीफा देना पड़ा और नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ का अध्यक्ष बनना बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में उनके लिए राजनाथ को मैनेज करना बहुत ही आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी एक किताब राजनीति ए बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबंद हो चुकी थी। उधर आडवाणी खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाले गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। गौतम चिंतामणि के मुताबिक इस बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को सीधा फोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई। राजनाथ सिंह का कहना था कि अगर बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगा, नीतीश इस पर भी नहीं माने। गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय पर आम सहमति न बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज भी जाता। इसलिए राजनाथ ने एडी से चोटी का जोर लगा दिया। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार से स्वागत हुआ। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पारीकर ने मोदी का समर्थन किया। आखिरकार 9 जून को राजनाथ ने चुनाव समिति के अध्यक्ष के पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर दी। आडवाणी को भावुक इस्तीफा नीतीश ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। इस घोषणा के बाद नीतीश ने राजनाथ को फोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है।
राजनाथ का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा अभी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। नीतीश कुमार के उस लिए पल सब साफ हो गए जब राजनाथ ने मोदी को नेता कहा था। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में सरसया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र में लिखा, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया है, खड़ा किया है, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। राजनाथ ने कहा, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रसार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। आडवाणी के घर पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा, मैं उनके इस्तीफे से हैरान हूँ। हालांकि ये भी भरोसा जताया कि वे आडवाणी को मना कर भी लेकर आएगी। आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू, पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी को मनाने की कवायद सफल हो गई। 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। बीजेपी की इसी रसाकसी पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा, रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज़्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे कि अगर ये पहलवान मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। आरएसएस की ज़रूरत ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता खोला। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को संघ का सहयोग मिला, इसकी अपनी वजह थी। वरिष्ठ पत्रकार PR रमेश के मुताबिक 15 मार्च 2013 को जयपुर में एक आरएसएस की बैठक में ही तय हो गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। 31 मार्च 2014 की ओपन मैगजीन में रमेश ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। रमेश के मुताबिक बीजेपी में आंतरिक कलह थी। संघ को लगा कि उसका दखल जरूरी है। कांग्रेस की हार चूर निश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान व्यक्ति तो संघ परिवार की पहली पसंद था। बावजूद इसके कि मोदी के संघ से अच्छे संबंध नहीं थे, मोदी के लिए संघ का ये प्रेम अचानक ही उपज कर आया था। 2010 से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। संघ को चिंता थी कि यूपीए सरकार संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। जुलाई 2010 में ये खबर छपने लगी थी कि जांच एजेंसियां कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में हिंदुओं के शामिल होने की सबूत जुटा रही हैं। 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय गृह मंत्री P. चिदंबरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का नाम इस्तेमाल किया था। जब संघ भगवा आतंकवाद को लेकर असहज स्थिति में था, उसी वक्त मोदी कथित इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में असहजता का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियां पहले अमित शाह और फिर खुद मोदी पर शिकंजा कसने जा रही थी। शाह मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी भी थे। उन्हें राज्य में गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 25 जुलाई 2010 को शाह गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। इस सब के बीच मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी 182 में से 115 सीटों पर जीती। इस चुनाव से साफ हो गया कि कांग्रेस का सामना मोदी ही कर सकते हैं। 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल दिया। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि वो बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी विजयादशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की थी। इमरजेंसी के बाद ये पहली बार था जब संघ युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुटा हुआ था। बोर्ड की बैठक हुई। वरिष्ठ पत्रकार
PR रमेश के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे बोर्ड की बैठक के लिए आडवाणी अपने आवास से निकलने वाले ही थे। गडकरी का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को PM पद का उम्मीदवार बनाने जाने का फैसला लेना है। आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, अब बेहतर होगा कि मैं बैठक में शामिल न हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 संसदीय बोर्ड का हर सदस्य इस बैठक में शामिल हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। गौतम चिंतामणि के मुताबिक संघ और बीजेपी के नेता चाहते थे कि मोदी के नाम की घोषणा के वक्त आडवाणी बैठक में मौजूद रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आडवाणी का कहना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और गुजरात का विवाद स्पष्ट CM का मुद्दा उछाला जाएगा। आडवाणी के शिष्य सुषमा स्वराज ने भी अपनी आपत्तियां बोर्ड के सामने रखी थी, लेकिन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू जैसे नेताओं ने इन्हें समझा लिया। बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा एकजुटता दिखाते हुए मोदी के बगल में आकर बैठ गई। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रमन सिंह ने ट्वीट करके मोदी को उम्मीदवारी का समर्थन भी किया। JDU ने मोदी के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया था। मोदी के लिए वाराणसी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे मुरली मनोहर जोशी। 27 फरवरी 2014 को बीजेपी ने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों को घोषणा शुरू कर दी और बीजेपी नेताओं का कहना था कि मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी और वडोदरा। वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी को इस बारे में RSS के भैयाजी जोशी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जोशी अड़ गए कि उन्हें पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में नहीं बताया है। गौतम चिंतामणि बताते हैं कि जोशी ड्रामा क्वीन की भूमिका में थे और बीजेपी के नेता उन्हें मानते रहे, लेकिन वे अड़े रहे। आखिर में 13 मार्च 2014 को यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने जोशी से साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। 15 मार्च को उम्मीदवारों की अगली सूची आई। इसमें वाराणसी के कॉलम के आगे लिखा था नरेंद्र मोदी। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिर में 3 किस्से जो मोदी को मोदी बनाते हैं। गुजरात दंगों के बाद सवाल उठे, मोदी को लोकप्रिय और क्लीन चिट दोनों ही मिल गई। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 14 फरवरी 2002 को राजकोट से 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 14,000 वोटों से जीते थे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के 5 से 6 कोस में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। गुजरात दंगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसे दंगों से जुड़े हुए 9 मामलों की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। ये आदेश पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की शिकायत पर किया गया था। SIT ने मोदी को 11 मार्च 2010 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनको आरोपों पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद फरवरी 2011 में SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दी गई। जाफिया जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ पिटीशन दायर भी करी थी। 27 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने जाकिया की याचिका खारिज कर दी और SIT ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। दूसरी तरफ दंगों के बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। इस बारे में मोदी राजकोट 2 के बदले मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार जीत का अंतर 75,000 से भी ज़्यादा था।
बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से जीती थी। इसके बाद लगातार मोदी मणिनगर सीट से करीब 1 लाख वोटों से जीतते रहे। जब पीएम अटल ने राजधर्म की याद दिलाई थी, लेकिन मोदी ने बीच में ही टोक दिया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी गुजरात दौरे पर गए। पत्रकारों ने अटल से सवाल किया तो उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है, वह यह है कि राजधर्म का पालन किया जाए। राजधर्म ये शब्द काफ़ी सार्थक हैं, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासन के लिए प्रजा और प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तब उनके बगल में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहेब। इसके बाद वाजपेयी जी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं और यही कर रहे हैं। एक और किस्सा है, 12 अप्रैल 2002 का गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। अडवाणी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गोवा के सफर में वे प्रधानमंत्री अटल के साथ थे। उनके अलावा विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरुण शौरी भी जहाज में बैठे थे। गुजरात की चर्चा हुई तो जसवंत सिंह ने अटल से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। अटल ने कहा, कम से कम इस्तीफा का ऑफर तो करते। मोदी को कम से कम इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए थी। गोवा पहुंचने के बाद आडवाणी ने मोदी से कहा कि उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। बैठक में मोदी ने गोधरा और बाद में घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने भाषण के आखिरी में कहा, फिर भी सरकार के मुखिया के बतौर मैं अपने राज्य में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मोदी के इतना कहते ही बैठक का हाल इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो के शोर से गूंज उठा। वाजपेयी हालात को समझ गए और बोले, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। मोदी के आने के बाद बीजेपी का अभूतपूर्व विस्तार, मोदी के युग में बीजेपी ने संख्या बल राज्यों में सरकार और वोट शेयर के मामले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हासिल की है। मोदी युग से पहले बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अधिकतम 142 सीटें जीती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद 282 सीटों के साथ पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 303 हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 2018 तक 21 राज्यों की सत्ता में बीजेपी आ चुकी थी और बीजेपी ने 2014 के बाद अपना कैडर भी बढ़ाया। बीजेपी के मुताबिक 2015 में पार्टी के 11 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्य थे और वही 2019 में जब बीजेपी की सदस्य अभियान खत्म हुआ तो ये तादाद 7 करोड़ बढ़कर कुल 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के लिहाज से बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और आज इस देश में है। मोदी इस देश के अब तक के सबसे लंबे प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं, नंबर 1 पर। मैं भारत का पीएम सीरीज का ये आखिरी एपिसोड बना रहा हूँ। फर्स्ट पीएम से शुरू हुई ये सीरीज में हमने भारत के 14 प्रधानमंत्रियों के किस्से पेश किए हैं। इसे आप बेहद पसंद करोगे। इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सीरीज किस टॉपिक पर होगी वो आपके साथ साझा जरूर करूँगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।